तो हमारा पहला टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम। 18th सेंचुरी मतलब कब से कब तक की बात कर रहे हैं? 1701 टू लेकर 1800 तक की। तो लेट 18th सेंचुरी मतलब हम बात करेंगे 1750 टू लेकर 1800 तक की। ठीक है, तो उस टाइम फ्रेंच सोसाइटी में क्या हो रहा था, मतलब फ्रांस में क्या हो रहा था बेसिकली वो देखेंगे। तो इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। लुइस 16 जो था बर्बन फैमिली का, वो क्या बैठा, राजगद्दी पर बैठा, या वो वहाँ का क्या बना, राजा बना। कहाँ का? फ्रांस का। वो कौन सी फैमिली का था? बर्बन फैमिली का। जैसे हमारे यहाँ अकबर जो है वो कौन सी फैमिली का है? मुगल फैमिली का। उसी तरीके से ही वॉज 20 years ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइन। ठीक है, वो क्या था, 20 साल का था और शादीशुदा था। और किससे शादी हुई थी उसकी? एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, जिसका नाम क्या था? मैरी एंटोइन। अपॉन हीज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जैसे ही वो क्या बैठा, राजगद्दी पे बैठा, तो उसको क्या मिली? उसका जो खजाना था वो बिल्कुल क्या मिला? खाली मिला। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। अब क्या चल रहा था? फ्रांस की क्या चल रही थी? युद्ध चल रहा था। किससे युद्ध चल रहा था वो अभी हम आगे देखेंगे। उससे जो फ्रांस का जितना भी पैसा था वो क्या होने लगा था? धीरे धीरे कम होने लगा था। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. अब वर्साइल का जो पैलेस था वहाँ पर वो क्या लगाता था? कोर्ट लगाता था। कोर्ट मतलब दरबार लगाता था। तो दरबार लगाने में भी क्या लगते थे? पैसे लगते थे। उसको दरबार को मेंटेन करने के लिए भी क्या लगता था? पैसा लगता था। और वहाँ पर भी क्या होता था? खर्चा होता था। Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. अब जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आपने 8th में बहुत डिटेल में पढ़ा है, उनकी बात कर रहे हैं हम। तो उनसे क्या चाहिए था? फ्रांस ने क्या किया था? अमेरिका को हेल्प करी थी। अमेरिका के 13 स्टेट्स को हेल्प करी थी। क्या करने के लिए? उनसे छुटकारा पाने के लिए या उनसे फ्रीडम पाने के लिए। जैसे ब्रिटिशर्स की हमारे यहाँ कॉलोनी थी, वैसे ही ब्रिटिशर्स की कहाँ पर? अमेरिका में भी क्या थी? कॉलोनीज थी। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion टू अ डेट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 billion livres। तो ये जो वॉर था जिसमें क्या कर रहा था? फ्रांस हेल्प कर रहा था अमेरिका की। उससे क्या हुआ? फ्रांस पे और कितना कर्जा हो गया? 1 बिलियन लाइवर का। और ऑलरेडी उस पर 2 बिलियन लाइवर्स का तो क्या था? कर्जा था ही। तो कितना हो गया? 3 बिलियन लाइवर्स का कर्जा हो गया। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो जिन्होंने क्या किया था? स्टेट को क्रेडिट दिया था। स्टेट मतलब क्या बोल रहे हैं? जिन्होंने सरकार को क्या दिया था? लोन दिया था। वो क्या करने लगे थे? 10% उस पर क्या लेने लगे थे? इंटरेस्ट भी लेने लगे थे। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. तो इसीलिए जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उनको अपने बजट का बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो था वो किस पे देना पड़ता था? इंटरेस्ट पे ही देना पड़ता था। To meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. अब क्या हो रहा है? ये सब तो चल ही रहा है, और जो वहाँ की रेगुलर खर्चे हैं वो भी चल रहे हैं। रेगुलर खर्चे जैसे क्या कि आर्मी को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट चाहिए, कोर्ट को चलाने के लिए कॉस्ट चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए पैसे चाहिए, और स्टेट को क्या करना पड़ा? और ज़्यादा टैक्स लगाना पड़ा। किस पे लगाना पड़ा? सिटीजन्स पे लगाना पड़ा। येट इवन दिस मेजर्स वुड नॉट हैव सफिक्स्ड। ये सब करने के बाद भी क्या हो रहा था? जो फ्रांस की आर्थिक स्थिति है, जो वहाँ की इकोनॉमी है, वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रही थी। French society in the 18th century was divided into 3 states and only members of the third state paid tax. ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो फ्रेंच सोसाइटी थी उस समय की, किस समय की? 18th सेंचुरी की, वो क्या हो गई थी? 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे वही क्या करते थे? टैक्स पे करते थे। देखिए 3 टाइप के लोग कौन हैं? सबसे पहले हैं क्लर्जी, दूसरे हैं नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट में भी 3 टाइप के लोग हैं। तो पहले आ रहे हैं बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स etc। फिर सेकंड में आ रहे हैं पीजेंट्स एंड आर्टिशंस, और थर्ड में आ रहे हैं स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स। तो क्लर्जी में क्या आते थे? चर्च में जो काम करते थे ना वो लोग आते थे क्लर्जी में। जो चर्च में कैसा भी काम करते हैं वो किस में आते थे? क्लर्जी में। नोबिलिटी में कौन आते थे? ऐसे लोग आते थे जिनके यहाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
ऐसे लोग आते थे जिनके यहाँ क्या होता था, बेस्ड ऑन बर्थ उनको क्या मिलते थे, प्रिविलेजेस मिलते थे, उनको टाइटल्स मिलते थे। जैसे कि आपको बात कर दें कि कोई मान लीजिए राजा के दरबार में कोई खजांची का काम करता है, तो वो किस में आएगा, नोबिलिटी में आएगा, क्योंकि उसका बेटा भी फिर आगे चल के क्या काम करेगा, राजा के दरबार में खजांची का काम करेगा, ट्रेजरी का काम करेगा। ठीक है। अब थर्ड स्टेट में देखिए बिग बिजनेसमैन भी हैं और पीजेंट्स भी हैं और लैंडलेस लेबर्स भी हैं। तो थर्ड स्टेट में क्या है, कुछ लोग जो है अमीर भी हैं, कुछ लोग जो है गरीब भी हैं। तो ये जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे ये तो टैक्स भरते नहीं थे, टैक्स भरने का पूरा जिम्मा किस पे था, थर्ड स्टेट के लोगों पर था। ठीक है। तो थर्ड स्टेट के लोग जो थे वो कितना टैक्स भरेंगे, क्योंकि इनके ऊपर ही क्या थी, पूरी की पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट थी। The society of estate was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. अब जो सोसाइटी थी स्टेट की वो फ्यूडल सिस्टम भी चलता था, वहाँ पे जागीरदारी का काम। जागीरदारी कैसे होती है, जैसे कि कोई भी एक बड़ा किसान है जिसके पास ज़्यादा लैंड है, वो छोटे किसान को क्या कर देगा, फ्यूडल सिस्टम के अंदर का रख लेगा अपने यहाँ। ठीक है। उसको बोलेगा कि इस पूरी लैंड का काम क्या करना है, तेरे को देखना है। फिर जो भी मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट कौन लेता था, वो खुद लेता था, और जो छोटा मतलब जो स्मॉल फार्मर रहते थे उसको इतना प्रॉफिट नहीं मिलता था, लेकिन पूरी की पूरी मेहनत किसकी रहती थी, स्मॉल फार्मर को की रहती थी। पर सारा का सारा प्रॉफिट किसको मिलता था, बड़े फार्मर को। वैसे जागीरदारी सिस्टम होता था कि लोन देते थे और उस पर क्या करते थे, हाई टैक्स इम्प्लीमेंट कर देते थे या हाई इंटरेस्ट इम्प्लीमेंट कर देते थे। और ये कब से चल रहा है, मिडिल एजेस से चल रहा है, बहुत पुरानी चल रही है। The term old regime is usually used to describe the society and institution of France बिफोर 1789। तो जो टर्म है ओल्ड रिजाइम वो कब यूज़ किया जाता था, फ्रेंच सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्राइब करने में, कब, 1789 से पहले के। 1789 में ऐसा क्या हुआ था हम देखेंगे अभी। Figure 2 shows how the system of estate in French society was organized. Peasants made up of about 90% of the population. मैंने आपको ये बता ही दिया है। अब जो peasants रहते थे वो कितना population थी, फ्रांस की 90% population क्या थी, peasants थे, किसान थे। However, only a small number of them owned the land they cultivated. लेकिन बहुत कम लोग ऐसे थे जो क्या करते थे, वो लैंड उनकी होती थी जिस पे वो क्या करते थे, काम करते थे। About 60% of the lands was owned by nobles, the church and other richer member of the third state. 60% जो लैंड थी वो किसके पास रहती थी, या तो नोबल्स के पास रहती थी, या चर्च के पास रहती थी, या जो थर्ड स्टेट के रिचर मेंबर है उनके पास रहती थी। The member of the first two states, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privilege by birth. अब जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे, फर्स्ट टू स्टेट्स के लोग थे, क्लर्जी और नोबिलिटी, इनको बर्थ के हिसाब से क्या मिलता था, कुछ प्रिविलेजेस मिलते थे। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर कोई खजांची, किसी के पिताजी खजांची है राजा के दरबार में, तो उसको भी क्या मिल जाता था, उसके बेटे को भी जब वो बड़ा हो जाता था तो उसको भी खजांची की जॉब मिल जाती है। अब खजांची की जॉब तो मिल जाएगी लेकिन उसको पता ही नहीं है कि 1+1 क्या है, 2 है, पर सिंस क्या है वो नोबिलिटी में उसका जन्म हुआ है तो उसको क्या मिलेंगे, कुछ प्रिविलेजेस मिलेंगे, किससे, बाय बर्थ के। The most important of these was exemption from paying taxes to the state. उसमें सबसे important privilege क्या था कि उनको टैक्स ही नहीं भरना पड़ता था। The nobles further enjoyed feudal privileges. These included feudal dues which they extracted from the peasants. वही feudal dues मतलब जो किससे मिलते थे उनको, फ्यूडल सिस्टम से मिलते थे, वही उनसे क्या लेते थे, इंटरेस्ट लेते थे, उनकी मेहनत की कमाई नहीं देते थे। ये सब कौन इन्जॉय करता था, नोबिलिटीज़ इन्जॉय करती थी, और ये सब कुछ किसको भरना पड़ता था, पीजेंट्स को भरना पड़ता था। पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड। जो पीजेंट्स रहते थे वो उनको लॉर्ड मतलब उनके मालिक का काम करना पड़ता था, उनके घर में, उनके फील्ड्स में। टू सर्व इन द आर्मी एंड टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड, या तो क्या करेंगे, वो आर्मी में काम करेंगे, या फिर उनको रोड बनाने के लिए क्या करते थे, काम करते थे, मतलब वो क्या हो जाते थे, एक लेबर बन जाते थे। The church too extracted its share of taxes called tithe from the peasants, and finally all member of the third estate had to pay taxes to the state. जो चर्च रहता था, अब चर्च भी क्या करता था, पीजेंट से टैक्स लेता था। पीजेंट से टैक्स लेता था, वो कैसे लेता था कि आप क्या कर रहे हो, 10% आप जितना भी कमा रहे हो, आपकी एग्रीकल्चर से जितना भी कमा रहे हो, 10% आप किसको दोगे, चर्च को दोगे। तो ऐसे करके क्या हो रहा था कि जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे उनको क्या करना पड़ता था, टैक्स भरना पड़ता था। दिस included a direct tax called TEL and a number of indirect taxes. एक इसमें क्या होता था, डायरेक्ट टैक्सेस भी इन्वॉल्व थे जिसको क्या कहा जाता है, टेल मतलब क्या होता है कि ऐसा टैक्स जो आप किसको डायरेक्ट भर रहे हो, गवर्नमेंट को भर रहे हो। जैसे अभी हम इनकम टैक्स भरते हैं, वो डायरेक्ट किसको भरते हैं, गवर्नमेंट को भरते हैं।
एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और टोबैको। और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो इतने सारे थे जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी उस पर भी लग जाते थे, जैसे कि टोबैको हो गया, सॉल्ट हो गया। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बॉर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। तो अब जो टैक्स भरने की पूरी जिम्मेदारी थी वो किस पे आ गई थी? थर्ड स्टेट पे आ गई थी। जैसे कि आप ये पिक्चर देखिए, इसमें ये नोबल मैन बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा है ये, और ये जो थर्ड स्टेट का इंसान है वो खड़ा है। देखिए ऑलरेडी इसके पास क्या है? बहुत सारा सामान है, और ये जो थर्ड स्टेट का इंसान है वो क्या कर रहा है? इसको और बहुत ज़्यादा सामान ला के दे रहा है, और ये क्या कर रहा है? भरता जा रहा है। देखिए लाइन लिखिए, द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वांट्स, कि दुष्ट के पास या दानव के पास जितना है उसको क्या चाहिए? और ज़्यादा चाहिए। ठीक है। और जो ये पुअर फेलो है, मतलब जो गरीब इंसान है, वो उसके लिए क्या ला रहा है? ग्रेन्स भी ला रहा है, फ्रूट्स भी ला रहा है, मनी भी ला रहा है, सैलेड भी ला रहा है। द फैट लॉर्ड सिट्स हियर, ये जो मोटा इंसान है या जो स्वामी है वो क्या है? यहाँ पर बैठा हुआ है, रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, सब कुछ लेने के लिए। ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विथ अ लुक, वो उसकी तरफ क्या कर रहा है? देख भी नहीं रहा है। तो अब इसका 1.1 है कि द स्ट्रगल टू सर्वाइव, कि अब इतना ज़्यादा टैक्स लग रहा है किस पे? थर्ड स्टेट पे, तो वो लोग सर्वाइव कैसे कर पा रहे हैं? देखिए वो लोग जिंदा कैसे हैं। The population of France rose from about 23 million to 1715 to 28 million 1789। तो देखिए फ्रांस में पहले कितनी थी पॉपुलेशन? 23 मिलियन। कब थी? 1715 में। और 1789 में जाके वो कितनी हो गई? 28 मिलियन हो गई। तो दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड्स ऑफ फूड ग्रेन। अब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। अब जो उनका प्रोडक्शन हो रही थी किसकी? फसलों की या किसी ग्रेन्स की, वो डिमांड के हिसाब से क्या हो रही थी? पूरी नहीं हो, उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रही थी। किसकी डिमांड को? पॉपुलेशन की डिमांड को। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। तो जो ब्रेड की प्राइस थी, जो वहाँ के लोगों की क्या थी? स्टेपल डाइट थी। स्टेपल मतलब रोज़मर्रा जो हम खाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ की स्टेपल डाइट क्या है? रोटी। वैसे वहाँ की स्टेपल डाइट क्या थी? ब्रेड। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर इन वर्कशॉप हुज ऑनर फिक्स देयर वेजेस। और बहुत सारे जो वर्कर थे वो कहाँ पर काम करते थे? वर्कशॉप में काम करते थे, जहाँ पर के ओनर ने उनके लिए क्या कर दी थी? उनकी जो तनख्वाह थी, उनका जो वेतन था, उसको क्या कर दिया था? फिक्स कर दिया था। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस। अब टैक्स तो लगते ही जा रहे थे, तो जो राइस था, प्राइजेस थे, वो भी क्या होते जा रहे थे? राइज होते जा रहे थे। और वो क्या कर रहे थे? आपस में पेस नहीं बना पा रहे थे। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? जो गरीब था वो तो और गरीब होता जा रहा था, और इसके जैसे जो अमीर थे वो तो क्या होते जा रहे थे? और अमीर होते जा रहे थे। Things became worse whenever drought or hail reduced the harvest। अब और ज़्यादा कब हो जाता था? बुरी हालत कब हो जाती थी? जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता था, जैसे कि सूखा पड़ जाना या बर्फ़ गिर जाना। दिस लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस। इसकी वजह से क्या हो रहा था? सबसिस्टेंस क्राइसिस हो रहा था। समथिंग दैट ऑकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम। जो फ्रांस में ओल्ड रिजाइम से क्या आ रहा है? कॉमन बात है कि जो सबसिस्टेंस क्राइसिस हैं वो क्या आ रहा है? फ्रांस में कोई बड़ी बात नहीं है। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होते हैं? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इन डेंजर। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको जो बेसिक सुविधा है, रोटी कपड़ा मकान, वही भी क्या हो पा रहा है? मिल नहीं पा रहा है। अब अगला टॉपिक है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेज अन एंड टू प्रिविलेजेस। अब क्या हो रही है? एक नई क्लास निकल के आ रही है जिसको क्या बोल रहे हैं? मिडिल क्लास। जिससे क्या हो रहा है? जो प्रिविलेजेस है बेस्ड ऑन बर्थ, वो क्या होते जा रहे हैं? ख़त्म होते जा रहे हैं। अब ये जो है हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।